हेलो दोस्तों, आप लोग तारिक बिन जियाद को तो जरूर जानते होंगे, क्योंकि तारिक बिन जियाद की गिनती इस्लामिक हिस्ट्री के सबसे बड़े और सबसे बहादुर योद्धाओं में होती है। जब भी हजरत अली और हजरत खालिद बिन वलीद जैसे लोगों का नाम लिया जाता है, तो उनके साथ में तारिक बिन जियाद का नाम भी जरूर लिया जाता है, क्योंकि तारिक बिन जियाद उस इंसान का नाम है जिसने अपनी बहादुरी और होशियारी के बलबूते पर अपने चंद सिपाहियों के साथ ही इस दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया था। तारिक बिन जियाद ने ही उस स्पेन देश पर मुसलमानों की हुकूमत कायम की थी, जिस स्पेन देश पर किसी दौर में ईसाइयों की सबसे मजबूत सल्तनत कायम हुआ करती थी। ऐसी मजबूत सल्तनत जिसे हराना उस दौर में नामुमकिन समझा जाता था। तारिक बिन जियाद की कायम की हुई यह मुस्लिम सल्तनत स्पेन पर लगातार 800 सालों तक कायम रही थी, लेकिन फिर अचानक 800 साल बाद ये हुकूमत खत्म कर दी गई थी। न सिर्फ ये खत्म हुई थी, बल्कि स्पेन में रहने वाले सभी मुसलमानों को या तो कत्ल कर दिया गया था या फिर उन्हें ईसाई धर्म अपनाने पर मजबूर किया गया था। और इस स्पेन देश में मौजूद सभी बड़ी बड़ी और खूबसूरत मुसलमानों की मस्जिदों को या तो शराबखानों में बदल दिया गया था या फिर उन्हें ईसाई चर्च बना दिया गया था। और दोस्तों, यही वजह है कि आज से 800 साल पहले जिस स्पेन देश में सबसे ज्यादा तादाद मुसलमानों की हुआ करती थी, आज उसी देश में सबसे कम तादाद मुसलमानों की हुआ करती है। आज के दौर में स्पेन में जो चर्च स्पेन का सबसे बड़ा चर्च माना जाता है, वह भी किसी दौर में मुसलमानों की एक मस्जिद ही हुआ करता था, और उसे मस्जिद कुर्तुबा के नाम से जाना जाता था। अब आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर 800 साल तक लगातार कायम रहने वाली मुसलमानों की यह सल्तनत अचानक से कैसे खत्म हो गई थी, और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से स्पेन के मुसलमानों को या तो शहीद कर दिया गया या फिर उन्हें ईसाई धर्म अपनाने पर मजबूर किया गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर तारिक बिन जियाद कौन थे, कहां से थे, और आखिर उन्होंने एक छोटी सी फौज के जरिए इतनी मजबूत सल्तनत को हराकर स्पेन पर मुसलमानों की एक मजबूत हुकूमत कैसे कायम की थी। साथ ही आज हम आपको ये भी बताएंगे कि फिर वह सल्तनत कैसे खत्म हुई थी और मुसलमानों के साथ क्या क्या किया गया था। वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक कर दे, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो का सिलसिला हम जारी रख सके। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 8वीं सदी के बिल्कुल शुरुआत से। उस दौर में स्पेन देश पर ईसाइयों की एक मजबूत सल्तनत कायम थी। ये सल्तनत जितनी ताकतवर थी, उससे कहीं ज्यादा जालिम थी। इस ईसाई सल्तनत में रहने वाले यहूदी लोग, जो इस देश में तादाद में बहुत कम थे, इस सल्तनत से हद से ज्यादा परेशान रहा करते थे, क्योंकि यह सल्तनत उन यहूदियों पर हद से ज्यादा जुल्म किया करती थी। उस दौर में इस सल्तनत के हुक्मरान का नाम रोड्रिक था। वह एक जालिम और लालची किस्म का इंसान था। रोड्रिक अपनी सल्तनत में रहने वाले लोगों का ख्याल रखने की बजाय उन्हें हद से ज्यादा परेशान किया करता था। उसने अपनी सल्तनत में रहने वाले लोगों पर बहुत भारी टैक्स लगा रखे थे, जिसकी वजह से स्पेन के लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। दोस्तों, उस दौर में स्पेन की इस ईसाई सल्तनत में एक रस्म बहुत आम हो चुकी थी, और वह रस्म ये थी कि स्पेन में रहने वाले बड़े बड़े घरानों और अमीर लोगों के छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां अच्छी परवरिश पाने के लिए बादशाह के महल में ही रहा करते थे। यानी जब तक वह बच्चे पूरी तरह बड़े नहीं हो जाते थे, तब तक वह बादशाह के महल में ही रहते थे। रोड्रिक बादशाह का एक करीबी वजीर था, जिसका नाम जूलियन था। जूलियन की एक बेटी थी, जिसका नाम फ्लोरिंडा था। वह भी अच्छी परवरिश पाने के लिए बादशाह के महल में ही रहा करती थी, लेकिन वह बेहद खूबसूरत थी, जिसकी वजह से रोड्रिक की गंदी नजर उसके ऊपर पड़ गई। एक दिन मौका पाकर रोड्रिक ने फ्लोरिंडा को अपने महल में बुलाया और उसकी इज्जत पर हमला कर दिया। जब फ्लोरिंडा ने रोते हुए यह बात अपने बाप जूलियन को बताई, तो जूलियन बादशाह की इस हरकत की वजह से गुस्से से लाल हो गया। लेकिन भला जूलियन अपने ही बादशाह के खिलाफ कर भी क्या सकता था।
आखिरकार लंबे सोच विचार के बाद जूलियन के दिमाग में अपने बादशाह से बदला लेने का एक नया तरीका आया और वह फौरन एक घोड़े पर सवार होकर स्पेन से निकल पड़ा। दोस्तों, आपको बता दें कि यह वह दौर था जब मुस्लिम दुनिया में बनी उमैया सल्तनत कायम थी। उस वक्त मुसलमानों के खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक थे। इस दौर में मुस्लिम सल्तनत पूरे मिडिल ईस्ट के साथ साथ अफ्रीका तक फैल चुकी थी और अफ्रीका के गवर्नर का नाम मूसा बिन नुसैर था। मूसा बिन नुसैर बहुत ही होशियार और बहादुर सिपहसालार थे। दोस्तों, मूसा बिन नुसैर ने तारिक बिन जियाद की परवरिश की। बचपन से ही तारिक बिन जियाद बहुत होशियार और बहादुर थे। सिपहसालारी उनके खून में बस चुकी थी। वह तलवार से इस तरह खेला करते थे जैसे परिंदे हवाओं से खेलते हैं। उनकी समझ और ताकत देखकर मूसा बिन नुसैर ने उन्हें तंजा नाम के इलाके का गवर्नर बना दिया। यह इलाका आज के दौर में मोरक्को के हिस्से में आता है। दोस्तों, क्योंकि स्पेन के सबसे करीब यही इलाका था, अफ्रीका और स्पेन के बीच सिर्फ 14 किलोमीटर का फासला है और यह फासला किसी सड़क का नहीं बल्कि समुद्र का रास्ता है। यानी अगर आपको अफ्रीका से स्पेन जाना हो तो जहाज के जरिए ही जाना पड़ता है। दोस्तों, इसी वजह से स्पेन में रहने वाला वही जूलियन, जिसकी बेटी की इज्जत के साथ बादशाह रोड्रिक ने खिलवाड़ किया था, मदद के लिए मूसा बिन नुसैर के पास पहुंचा और उसने मूसा बिन नुसैर को स्पेन का सारा हाल सुना दिया। जूलियन ने मूसा बिन नुसैर को न सिर्फ अपनी बेटी के साथ हुई जुल्म और जाति की कहानी सुनाई, बल्कि यह भी बताया कि स्पेन का बादशाह रोड्रिक किस तरह से वहां रहने वाले कमजोर लोगों को परेशान करता है और खास तौर पर यहूदी लोगों को किस तरह टारगेट करता है। दोस्तों, जूलियन के आने से पहले मूसा बिन नुसैर का स्पेन की जमीन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने जूलियन के मुंह से स्पेन की ये दर्दनाक कहानी सुनी तो उन्होंने फौरन स्पेन पर हमला करने का इरादा कर लिया। हालांकि उन्होंने पहले कुछ सिपाहियों को सिर्फ इस बात की जांच के लिए स्पेन भेजा कि जूलियन जो कह रहा है वह सच है या नहीं। कुछ ही दिनों में मूसा बिन नुसैर को अपने जासूसों से यह खबर मिल गई कि जूलियन की कही हुई बातें बिल्कुल सच है। ये खबर मिलते ही मूसा बिन नुसैर ने अपनी फौज स्पेन भेजने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने सबसे काबिल और बहादुर सिपहसालार यानी तारिक बिन जियाद की कमान में 7000 की फौज जूलियन के साथ स्पेन के लिए रवाना कर दी। तारिक बिन जियाद कश्तियों के जरिए समुद्री रास्ता तय करते हुए अल-अंदलुस यानी स्पेन में दाखिल हो गए। तारिक बिन जियाद ने समुद्र के किनारे मौजूद एक पहाड़ के पास अपने सारे सिपाहियों के साथ उतरने का फैसला किया। जिस पहाड़ के पास वह उतरे थे वही पहाड़ बाद में उनके नाम पर जबल तारिक कहलाया, जो आज जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब तारिक बिन जियाद के आने की खबर रोड्रिक तक पहुंची तो वह अपनी 1 लाख की बड़ी फौज लेकर तारिक बिन जियाद के मुकाबले के लिए निकल पड़ा। तारिक बिन जियाद ने जब अपने दुश्मन की इतनी बड़ी फौज देखी तो उन्होंने फौरन मूसा बिन नुसैर के पास अपना संदेश भेजा और कहा कि हमें जल्दी और मदद पहुंचाई जाए। जैसे ही यह पैगाम मूसा बिन नुसैर तक पहुंचा, उन्होंने पीछे से 5000 की और फौज मुसलमानों की कुल फौज लगभग 12000 हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ रोड्रिक की फौज लगभग 1 लाख की थी। जहां एक तरफ तारिक बिन जियाद की 12000 की फौज के पास गिने चुने हथियार थे, वहीं दूसरी तरफ रोड्रिक की 1 लाख की फौज पूरी तरह हथियारों से लैस थी। अपने सामने इतनी बड़ी फौज देखकर तारिक बिन जियाद को महसूस हुआ कि उनकी फौज के कुछ लोग डर सकते हैं और हो सकता है कि कुछ देर बाद उनमें से कुछ लोग वापस भागने लगे। इसी वजह से तारिक बिन जियाद ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने उन सभी कश्तियों में आग लगवा दी जिनके जरिए मुस्लिम फौज अफ्रीका से स्पेन आई थी। यानी उन्होंने अपनी फौज के लिए वापस जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए। इसके बाद तारिक बिन जियाद ने अपनी फौज के सामने एक जबरदस्त तकरीर की, एक ऐसी तकरीर जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। तारिक बिन जियाद ने कहा, मुसलमानों, अब तुम्हारे पास लौटने का कोई रास्ता नहीं है। सामने दुश्मन है और पीछे समंदर। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो जीत या फिर शहादत।
तुम अल्लाह का नाम लेकर इस धरती पर आए हो, इंसाफ कायम करने आए हो। जो कुछ भी तुम करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारा नाम हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। दोस्तों, तारिक बिन जियाद की इस तकरीर ने मुसलमानों की छोटी सी फौज में ऐसा जोश भर दिया कि हर सिपाही शेर की तरह दुश्मन पर टूट पड़ा। फिर एक जबरदस्त जंग हुई और इस जंग में मुसलमानों की सिर्फ 12,000 की फौज ने रोडरिक की 1 लाख की फौज को करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही तारिक बिन जियाद का इस पूरे इलाके पर कब्जा हो गया, लेकिन उन्होंने यही रुकने का नाम नहीं लिया। इसके बाद वह लगातार स्पेन के अंदर आगे बढ़ते चले गए और कुछ ही दिनों में एक एक करके स्पेन के तमाम इलाकों को फतह करते चले गए। कुछ ही समय के अंदर लगभग पूरे स्पेन पर मुसलमानों का राज कायम हो गया। स्पेन पर मुसलमानों की यह हुकूमत लगभग 800 साल तक लगातार कायम रही। मुसलमानों की हुकूमत के दौर में स्पेन ने वह तरक्की हासिल की जो उसने इससे पहले कभी नहीं की थी। उस दौर में न सिर्फ पूरे यूरोप से बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग तालीम हासिल करने के लिए स्पेन आया करते थे। कॉर्डोबा उस दौर में दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशन सिटी मानी जाती थी और वहीं इब्न रशद, इब्न जुहर और अल ज़हरावी जैसे बड़े वैज्ञानिक पैदा हुए थे। स्पेन में मुसलमानों ने ऐसी खूबसूरत और हैरान कर देने वाली इमारतें बनवाई थी कि आज भी जब कोई उन्हें देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। मुसलमानों की हुकूमत में गैर मुस्लिम भी बड़े अमन और सुकून के साथ रहा करते थे, लेकिन फिर 13वीं और 14वीं सदी आते आते स्पेन के हालात बदलने लगे। इसकी वजह ये थी कि वहां के मुस्लिम हुक्मरान बदल गए थे। अब वहां के मुस्लिम बादशाह कुरान और हदीस के रास्ते को छोड़कर दुनिया हासिल करने के पीछे लग गए थे। कोई हद से ज्यादा शराब पीने लगा तो कोई आलस्य और ऐश में डूब गया। शाही महलों में पलने वाले बच्चे जो पहले तलवारबाजी और तीरंदाजी सीखते थे, अब खेल कूद और ऐशो आराम में मस्त रहने लगे। इन्हीं तमाम कमजोरियों का फायदा उठाकर ईसाइयों ने धीरे धीरे स्पेन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। आखिरकार 15वीं सदी खत्म होते होते यानी 1492 में वह वक्त भी आ गया जब स्पेन के एक छोटे से इलाके को छोड़कर पूरे स्पेन से मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई। जिस छोटे से इलाके पर मुसलमानों की सल्तनत बाकी रह गई थी उसका नाम था ग्रनाडा। यही एक छोटी सी जगह थी जहां मुसलमान सुकून के साथ रहा करते थे और पूरे स्पेन के परेशान हाल मुसलमान यहीं आकर चैन की सांस लिया करते थे। लेकिन क्योंकि अब स्पेन में सिर्फ यही एक छोटी सी मुस्लिम सल्तनत बची थी, इसलिए इस सल्तनत का जो भी बादशाह बनता था उसे ईसाइयों से लगातार जंग करनी पड़ती थी, क्योंकि ईसाई इस आखिरी मुस्लिम सल्तनत को भी बाकी नहीं रखना चाहते थे। लेकिन अफसोस, बदकिस्मती से इस छोटी सी मुस्लिम सल्तनत के बुरे दिन उस वक्त शुरू हुए जब अबू अब्दुल्ला नाम का एक कमजोर इंसान इस सल्तनत का नया बादशाह बना। जब तमाम ईसाई फौजों ने मिलकर इस छोटी सी मुस्लिम सल्तनत पर हमला किया तो उसने लड़ने की बजाय उनसे समझौता कर लिया और खुशी खुशी अपने शहर की चाबियां उनके हवाले कर दी। शहर में रहने वाले तमाम मुसलमान अपने बादशाह पर दबाव डाल रहे थे कि हम जंग करेंगे, हम उसी तरह लड़ेंगे जैसे तारिक बिन जियाद सिर्फ 12,000 की फौज लेकर 1 लाख की फौज से टकरा गए थे। लेकिन ये बादशाह इतना कमजोर दिल था कि उसने अपने लोगों की एक भी बात नहीं सुनी और खुशी खुशी शहर की चाबियां ईसाई फौजियों के हवाले कर दी। दोस्तों, इस घटना को इतिहास में ग्रनाडा का पतन कहा जाता है। ग्रनाडा सल्तनत के आखिरी बादशाह अबू अब्दुल्ला जब स्पेन से रवाना हो रहे थे तो आखिरी बार अपने बाप दादा के बनाए हुए महलों की तरफ देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन उसे रोता देखकर उसकी मां ने जो कहा वह बात आज तक इतिहास में दर्ज है। उसकी मां ने कहा, जब तुम मर्दों की तरह अपने बाप दादा की सल्तनत की हिफाजत नहीं कर सके तो अब औरतों की तरह आंसू बहाने से क्या फायदा। दोस्तों, क्योंकि अबू अब्दुल्ला ने बिना किसी जंग के खुशी खुशी अपने शहर की चाबियां ईसाई फौजियों को दे दी थी, इसलिए ईसाई फौजियों और उसके बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत मुसलमानों को अपने धर्म के मुताबिक स्पेन में रहने की पूरी आजादी दी गई थी।
और मुसलमानों की तमाम मस्जिदों और मदरसों की हिफाजत करना भी ईसाई सल्तनत की जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, ये समझौता सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा। कुछ ही दिनों के अंदर इस पर अमल करना बंद कर दिया गया और स्पेन में रहने वाले तमाम मुसलमानों पर जुल्म शुरू कर दिया गया। यहाँ तक कि एक ही दिन में 30,000 से ज्यादा मुसलमानों को जबरन ईसाई धर्म में दाखिल किया जाने लगा। ऐसे हालात देखकर स्पेन में रहने वाले मुसलमानों ने कई बार बगावत करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें नाकामी मिली। बल्कि हर बगावत में लाखों मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। अब स्पेन के मुसलमानों के सामने सिर्फ दो ही रास्ते रह गए थे, या तो ईसाई धर्म अपना लो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। स्पेन में मुसलमानों की नस्लकुशी इतनी तेजी से की गई कि कुछ ही सालों में उस देश में जहां कभी मुसलमानों की सबसे ज्यादा तादाद हुआ करती थी, वहां मुसलमानों की गिनती सबसे कम हो गई। और आज भी हम देखते हैं कि स्पेन उन देशों में गिना जाता है जहां मुसलमानों की आबादी सबसे कम है। दोस्तों, भले ही स्पेन से किसी दौर में मुसलमानों की हुकूमत खत्म कर दी गई हो, लेकिन आज भी वहां मुसलमानों की निशानियां मौजूद हैं। आज भी जब आप स्पेन जाएंगे तो आपको वहां ज्यादातर ऐसी पुरानी इमारतें मिलेंगी जिन्हें मुसलमानों ने बनवाया था। आज भी स्पेन के जितने बड़े चर्च हैं, उनमें से ज्यादातर वही चर्च हैं जो कभी मस्जिद हुआ करते थे। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो न सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।